अभी भी मैं ये कहूंगी कि सवाल ज्यादातर एंकर्स के मुंह में ठूसे जाते हैं कि आप जा रहे हैं इस डिबेट में तो आपको ये सवाल स्टार्ट करना। नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द उपाध्याय अमर में। आज जैसा कि हम आप लोगों को दिख रहा होगा, इंडोर शूट हो रहा है मेरे साथ मेरी लकी लेडी ऑफ एंकर हैं श्वेता जया पांडे जी, जिनका जो व्यक्तित्व में बहुत बड़े हैं और जिन्होंने मुझे चांस दिया था कि एंकर्स का इंटरव्यू की स्टार्टिंग के लिए इन्होंने ही मुझे ब्रेक दिया था। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और वो चीज़ आपने जो मेरे को स्टार्टिंग दी, जो ब्रेक दिया कि एंकर्स का इंटरव्यू किया जाए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने अपना टाइम दिया मुझे, वो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में भी और मेरे घर में भी। तो आप एंकर्स के लिए इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो ज़्यादातर आप जैसे कि हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, फिल्म सिटी जो है उनके बाहर आप जाते हैं, या फिर उनके बेसमेंट में भी मैंने देखा है कुछ इंटरव्यू, या उनके दफ्तर के अंदर भी कुछ देखे हैं इंटरव्यू, तो वो लेते हैं। पहली बार आप किसी एंकर के घर जाके उसका इंटरव्यू जी, फर्स्ट टाइम तो एक्सपीरियंस। आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा सी खुशी भी है। डर की क्या बात है, दर्शक आपके हैं, हम एंकर्स आपके हैं, इसमें डरने वाली कोई बात तो नहीं। मैम पहले तो शुरुआत से हम शुरुआत करेंगे कि श्वेता जया पांडे की जो करियर है वो स्टार्टिंग कैसे हुई, मतलब कैसे इस फील्ड में आना हुआ, क्योंकि आप जैसे कि वेल एजुकेटेड हैं, तो आप उनका मैंने एक छोटा सा वार्तालाप किसी सुना था कि श्वेता एंकरिंग नहीं करना चाहती थी, बाय मिस्टेक एंकरिंग में आ गई। नहीं, बाय मिस्टेक तो ऐसा मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं कहा। एक्चुअली एंकर्स को जब हम दूरदर्शन पर देखते थे, हमारा जो समय था तो उसमें जब हम स्कूल टाइम में थे जी, तो दूरदर्शन ही मेन आता था। बाकी चैनल्स भी थे लेकिन अभी उनका उतना ज़्यादा वो फेमस नहीं थे, हर घर में वो नहीं आते थे, ज़्यादातर जगहों पर दूरदर्शन ही था। तो दूरदर्शन पर जो एंकर्स जो दिखते थे वो साड़ी, बड़ी सी बिंदी और कोट पैंट पहने हुए, जो बहुत सीनियर्स दिखते थे, तो उन सबको देख के बहुत ही एक अट्रैक्टिव सा दिमाग में माहौल बनता था, उनको देख करके अट्रैक्शन था एक। तो उससे दिमाग में कहीं ना कहीं उसका बीज तो था। लेकिन हाँ, मैं तैयारी कर रही थी इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और साथ में मेरा बीटीसी वगैरह भी क्लियर हुआ था, यानी कि मैं अभी टीचर होती कहीं किसी स्कूल में। और चूँकि फैमिली बैकग्राउंड भी था, मम्मी पापा सब टीचर ही थे, तो इसलिए या तो मैं टीचिंग में जाती या यूपीएससी अगर आगे और अच्छी तैयारी करती तो शायद उसमें जाती। लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ का यानी इलाहाबाद का एक लोकल चैनल था और उसको सिटी केबल जो चैनल्स होते हैं ज़्यादातर जगहों पे, तो उनको एंकर्स की नीड थी और उन्होंने उसके लिए टीवी पर जो टिकट्स चलते हैं ना, वो चल रहा था। मेरे गुरुजी थे जिनसे मैं म्यूजिक सीखती थी, तो वो और उनकी वाइफ ने कहा कि तुम इतना अच्छा बोलती हो, तुम डिबेट्स, स्पीच, ये सब तुम्हारी बहुत अच्छी है, तो तुम क्यों नहीं इसमें ट्राई करती हो, क्योंकि वो फील्ड हमें लगता है कि तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो उस तरह से फिर मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया। लगभग 100 से ऊपर वहाँ पर लोग आए हुए थे रिपोर्टर और एंकर के ये के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो उसमें से 3 लोग चुने गए थे जिसमें कि मैं भी थी। हालांकि वो एक छोटा प्लेटफॉर्म ही था, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा था। और कहीं मैंने फिर विदाउट मनी, जैसे कि लोग करते हैं ना कि इंटर्नशिप किया हो ज़्यादातर, तो वो मैंने कभी काम ही नहीं किया। तो स्टार्टिंग 2500 रुपये से हुई थी इलाहाबाद में। बहुत बड़ी बात है उस समय। हाँ, उस समय के लिए बड़ी बात थी। और मैं वहाँ रिपोर्टिंग मैंने बहुत जम के 1 साल तक किया था। उसके बाद दिल्ली आ गई थी, फिर दिल्ली में काम शुरू किया। अच्छा, जैसा कि आपने कहा सिंगिंग आप करती हैं और मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे गाने भी देखे हैं, तो आप सिंगिंग में क्यों नहीं गई आप फिर? एक्चुअली उसमें मुझे अपना करियर नहीं बनाना था, वो सिर्फ मेरा शौक था। हाँ, उसमें ऐसा कभी नहीं था कि मैं सोचूं कि मुझे बहुत बड़ी सिंगर बनना है, वैसा कुछ दिमाग में था ही नहीं। मैं शौकिया तौर पर गाती थी, और वो इसलिए क्योंकि बचपन से पापा भी जैसे बहुत गाते थे, मम्मी भी भजन गाती थी, पापा भी, तो उसका माहौल था। बड़े पापा और भैया लोग, दीदी भी, जो मतलब पूरी बड़ी फैमिली है हमारी, तो जो ताऊ जी के जो दोनों ताऊ जी हैं वो लोग भी बहुत अच्छा गाते थे, पापा भी गाते थे। एक दादाजी हमारे थे परिवार में जो कि अविवाहित थे और वो संन्यास ले लिया था, उन्होंने बहुत भजन लिखे हैं। उनका एक भजन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उसको रिकॉर्ड करके डाला भी है। तो इस तरह का माहौल था, तो वो एक शौकिया तौर पर वो परिवार में ही था, उसका कुछ करियर नहीं बनाना था। अच्छा मैम, जैसा कि एक एंकर होता है, वो अगर फील्ड में आता है या आप एंकरिंग कर रहा होता है तो वो लाइन छोड़ना नहीं चाहता, पर अभी आप एक एंकर ना होकर अभी एक यूट्यूबर हैं,
तो एंकर लाइफ ज्यादा आसान लग रही है कि एक यूट्यूबर लाइफ ज्यादा देखिए आसान? यूट्यूबर तो चलिए आप कह सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर भी आप वीडियो डाल रहे हैं, उसमें भी आप एंकरिंग कर रहे हैं, तो एंकर तो आप अभी भी हैं। आप जर्नलिज्म के लेकर के सवाल पूछ सकते हैं कि आप एक जो कोर जर्नलिस्ट थे उससे हट के आप कुछ एंटरटेनमेंट का या ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर आप एंकरिंग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फर्क है। वो इसलिए क्योंकि देखिए 15 साल तक मैंने लगातार बिना किसी ब्रेक के, बिना 1 महीने की छुट्टी लिए कभी भी, 15 साल तक लगातार मैंने जर्नलिज्म किया है, सो कॉल्ड जर्नलिज्म कह सकते हैं, क्योंकि खुल के हम जो सोच करके इस फील्ड में आए थे वो तो शायद कभी नहीं कर पाए, या शुरुआती दौर में कुछ साल किया भी तो बाद में वो माहौल नहीं रहा। अभी भी मैं ये कहूँगी कि सवाल ज़्यादातर एंकर्स के मुंह में ठूसे जाते हैं कि आप जा रहे हैं इस डिबेट में तो आपको ये सवाल पूछना है। ऐसे माहौल में लास्ट जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा उसमें भी, या उसके पहले की भी बात करूं, तो मैं उस माहौल में काम नहीं कर सकती कि 14-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे कोई प्रोड्यूसर या कोई जो भी शख्स है जो कि वहां पर शिफ्ट इंचार्ज के तौर पर बैठा है, या और भी जो आपका बॉस है, वो आपको सवाल ठूस के दे और वो भी बायस्ड सवाल दे और मैं जाके वो पूछूं ऑन एयर और मतलब उस चीज को आगे बढ़ाऊं, तो मेरी वो जर्नलिज्म कहाँ है? तो इस वजह से मैंने वो छोड़ के, उससे अच्छा मैं अपना ट्रैवल ब्लॉग, जो कि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मैंने वो एक ब्लॉगिंग स्टार्ट की। एक आपने कहा कि सवाल पूछ के, आप जब ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग करती हैं और बहुत सारे ब्लॉगर हैं इंडिया में जो पेशा ही उनका ब्लॉगर है, पर आप उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं और कई वो ब्लॉगर होते हैं वो अपने ही बारे में बता रहे होते हैं, अपने ही बखान कर रहे होते हैं, तो उन ब्लॉगर्स को और अपने में क्या डिफरेंस आपको? आपने डिफरेंस खुद ही बता दिया मुझे लगता है अमर कि आपने डिफरेंस खुद ही बता दिया कि देखिए हमारा वो एक तो है ना, जर्नलिज्म या इंफॉर्मेशन देना तो हमारे खून में है। मीडिया का मतलब क्या होता है? माध्यम। माध्यम यानी जनता के बीच और जो चल रही है चीजें, जो जनता और जो चीजें चल रही हैं उन दोनों के बीच में माध्यम, जो चीजें चल रही हैं आपके देश में, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, सोसाइटी में हो, पॉलिटिक्स में हो या जनरल लाइफ में हो, तो उनके बीच आप माध्यम है कि उन चीजों को आप जनता तक पहुंचाते हैं। तो यानी कि आप सोर्स है, सिर्फ एक माध्यम है। मीडिया का मतलब क्या हुआ? माध्यम। तो वो माध्यम तभी आप बनते हैं जब सही इंफॉर्मेशन यहाँ से उठा के यहाँ आपने ट्रांसफर किया। तो वो मैं इन्फॉर्मेशन, अगर मैं ब्लॉगिंग भी करूंगी, कुछ भी करूंगी, तो मैं इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसफर करूंगी। मेरा जो एंटरटेनमेंट चैनल है वो देखिए, या फिर मेरा जो जैसा ट्रैवल ब्लॉग जो पुराना चैनल है उसकी बात करिए, तो दोनों में मैं बस इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि रिसर्च किया, जो चीज़ें डोमेन में ऑलरेडी मौजूद हैं वो एंटरटेनमेंट वाले के लिए हैं, और जो ट्रैवल के लिए मैं कहीं भी ट्रैवल करने गई तो वहाँ जो चीज़ें मुझे दिखी वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं पास करती हूँ आम जनता के लिए। उनका भी फायदा है, मैं कुछ पैसे कमा रही हूँ, मेरा भी फायदा है। अच्छा, आप ये एक जो मैं सवाल कर रहा हूँ, ये जो गोदी मीडिया आजकल एक मीडिया को लेके है, इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं और किसी से पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि आप किसी चैनल से भी जुड़ी नहीं है, चैनल से जुड़े नहीं है, और इन फ्यूचर आप जब जुड़ेंगे तब देख वो सवाल तब भी मैं इतनी ही बेबाक मिलूंगी। अच्छा मैम, ये जो गोदी मीडिया कहा जा रहा है, ये चाहे यूट्यूबर्स हों, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं साक्षी जोशी जी, जैसे कि आए दिन गोदी मीडिया का वो देते हैं, या अभी बात करें कुमकुम बेनीवाल की, उन्होंने भी चैनल छोड़ दिया है, तो क्या ये गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है और इसका मेन रीजन क्या हो गया है आज के डेट में? देखिए क्यों कहा जाता है, तो ये तो मुझे लगता है कि दर्शक भी भली भांति जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब कोई भी चीज बायस्ड हो जाए, किसी एक शख्स के इर्द गिर्द घूमने लगे, उसके प्रचार उसके प्रमोशन में लग जाए, तो उसको लेकर के तरह तरह के नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, नाम गढ़े जाते हैं, मीम्स बनते हैं और भी चीजें बनती हैं। पहले कार्टून बनते थे अखबारों में, जब हम 10th में या ग्रेजुएशन में थे तब तक, आपको अभी तो उतना माहौल नहीं है, पहले कार्टून्स के जरिए, हाँ मीम्स हैं, तो उसके जरिए उसकी मुखालफत की जाती थी, उसका विरोध किया जाता था। तो उसी तरह से कुछ गोदी या और भी 50 तरह के नाम दे करके उसके विरोध का एक बस तरीका है। अब जिन लोगों का, जैसे कि आपने नाम लिया, कुमकुम तो खैर मेरी दोस्त हैं और मैंने मेरे साथ 1-2 चैनल में काम भी किया उन्होंने, और साक्षी जी के साथ मैंने काम नहीं किया। इस तरह के और भी बहुत नाम हैं जो कि ले जा सकते हैं। तो वो देखिए, वो एक इस तरह की चीज बन गई है ना कि अब जर्नलिज्म भी 2 पार्ट में बंट गया है, एक इधर एक उधर, लेकिन बायसनेस दोनों जगह दिखती है मुझे। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं किसी के लिए भी काम नहीं कर रही, लेकिन बायसनेस मुझे दोनों जगह दिखती है। या तो आप कुछ बता रहे हैं तो एक्सट्रीम कर दे रहे हैं, अगर आप सरकार की भक्ति कर रहे हैं तो एक्सट्रीम कर दे रहे हैं कि जो उसने काम नहीं भी किया है वो भी आप बता रहे हैं जबरदस्ती, और एक तरफ आप विरोध कर रहे हैं तो वो भी आप एक्सट्रीम कर दे रहे हैं कि जो उसने गलतियां नहीं की है जो वो भी आप बता रहे हैं, और जो उसने अच्छे काम किए हैं उसको भी आप छुपा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही नहीं होना चाहिए। मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि दोनों न्यूट्रल नहीं है अपने अपने में। बिल्कुल, अगर आप न्यूट्रल हैं,
मतलब कुछ लोग होंगे भी, मैं सीधे सीधे ये आपके चैनल पे मैं डिनाई नहीं कर रही कि कुछ लोग न्यूट्रल होंगे भी। तो अब जरूरी नहीं कि अभी मुझे उनका नाम याद आए, या मैं उनको देख ही रही हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ, या आप उनको देख ही रहे हो। जो लोग बहुत कीन वॉच कर रहे होंगे, जो उन पर नजर रखे होंगे, वो बता सकते हैं कि कौन लोग न्यूट्रल है, वो क्या दिखा रहे हैं। मैं तो अभी कुछ देख ही नहीं रही हूँ। हाँ, माहौल पे नजर है, मैं न्यूज देखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन ऐसा पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम लूँ या कुछ लोगों का नाम लूँ, ऐसा नहीं। अच्छा मैंने आज से 4 साल पहले, जब 2018 की हम बात करें, या 2018 में हमारे, मैं 2018 19-20 राइट, 20 के आसपास इंटरव्यू लिया था। हाँ 20 के आसपास लिया था, पहला लॉकडाउन खुला था। तो उस समय जब मैंने मैसेज किया, क्योंकि अभी 3 साल बीत गए हैं, तो उस समय जब मैंने मैसेज किया, तो उस समय आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहा था? और आप जब मेरे से फर्स्ट टाइम मिली थी, अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं था। हम लोग का ऐसा जॉब है ना, या हमारा ऐसा फील्ड है ना, कि एक दिन में 30, 40, 50, 60, 100 लोगों से भी आपकी बात और मुलाकात हो सकती है। अच्छा। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो गए या हम जर्नलिस्ट हो गए, फील्ड पे गए तो न जाने कितने लोग मिले, दिमाग से उतर गए, फिर किसी को याद रहा, किसी के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उस वजह से वो याद रहा। तो ऐसा तो कुछ दिमाग में नहीं आया था। हाँ, आपने कहा इंटरव्यू लेना है, मैंने कहा ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरों का इंटरव्यू लेते ही हैं, आप हमारा अगर लेना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जो कि इस तरह की सोच रखते हैं कि हाँ वो कुछ नया करें। अच्छा मैम, जो मीडिया लाइन है, कहते हैं कि 2014 के बाद पूरी बदल गई, तो ये 2014 के बाद पूरी बदल गई, आप कह रहे हैं कि 2024 के बाद पूरी बदल जाएगी, ऐसी एक अफवाह उड़ी हुई है मीडिया लाइन में। तो क्या लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद, जो कि अभी सिर्फ 2 साल है, तो मीडिया लाइन फिर से बदलेगी, या अभी जो देखिए भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं कह सकता। नोबडी कैन स्पीक अबाउट इट कि भविष्य में क्या होने वाला है। जो पिछला आपने कहा उस पर मैं अपनी राय जरूर दे सकती हूँ। जो 2014 वाली आपने बात कही, तो एकदम से बदल गई ऐसा तो नहीं हुआ। मैंने जो दोनों गवर्नमेंट देखे हैं उसमें जो मनमोहन सिंह जी की जो पहली पारी थी, जो यूपीए पार्ट 1 की गवर्नमेंट थी, तो उस समय मेरी एंकरिंग स्टार्ट हुई थी। उस समय मेरा काम जो था, ये जो फील्ड था, वो मेरा स्टार्ट हुआ 2000 के आसपास बता रहे हैं? नहीं, मैं बता रही हूँ आपको 2007 के आसपास की मैं बात बता रही हूँ। 2005 में मैंने शुरू किया था इलाहाबाद से, 2007 में मैंने दिल्ली आकर के यहाँ काम शुरू किया था। तो यानी कि मैंने उस गवर्नमेंट के भी लगभग दोनों कार्यकाल देखे हैं, मनमोहन सिंह जी के भी दोनों कार्यकाल देखे। जो पहला कार्यकाल था ना, वो काफी बेहतर था। जो दूसरा कार्यकाल आया उसमें कुछ चीजें खराब होने लगी, बड़े बड़े घोटाले होने लगे, मीडिया को भी लेकर के कई तरह के नैरेटिव सामने आए कि कुछ उनके पक्ष में है, कुछ उनके विरोध में है। अन्ना आंदोलन आया, जो कि आपको भी याद ही होगा। हाँ, अन्ना आंदोलन ने, तो अन्ना आंदोलन में हमने भी खूब जम के हिस्सा लिया। हम भी उस समय कांग्रेस के शासन से, बहुत यूपीए के शासन से हम लोग बुरी तरह से प्रभावित थे। तो प्रभावित किए थे, नाराज थे। तो उस समय मैं भी अन्ना आंदोलन का हिस्सा थी। अभी भी फेसबुक पर आप देखिएगा कई सारी पुरानी फोटोग्राफ्स उस दौर की मिलेंगी, जबकि हम भी जब 2 बजे मेरी शिफ्ट ओवर होती थी, मैं मॉर्निंग शिफ्ट में जाती थी, उस समय खासकर मॉर्निंग शिफ्ट लगवा रखा था। 2 बजे ओवर होती थी तो मैं पहुंच जाती थी रामलीला मैदान, जंतर मंतर, जहां जहां भी जो दोनों बार हुआ है, पहुंच जाती थी। अपनी बहन के साथ जाती थी मैं, और हम दोनों ही वहाँ पैसे भी हमने डोनेट किए, जम के विरोध किया गवर्नमेंट का। बहुत अच्छे से हमने उसमें सपोर्ट किया अन्ना आंदोलन का। हालांकि उसका जो एंड हुआ वो बहुत अच्छा नहीं रहा हमारे हिसाब से, लेकिन फिर भी चलो, जो भी इस तरह के आंदोलन होते हैं ना, वो होते रहने चाहिए, तभी प्रजातंत्र आपका मजबूत है। इस बात के संकेत है, अगर आंदोलनों को दबा दिया जाए तो यानी कि आपका प्रजातंत्र अब सही नहीं चल रहा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए आंदोलन होते रहने चाहिए। तो उस गवर्नमेंट का भी हमने विरोध किया। ये गवर्नमेंट आई, कुछ दिनों तक इसको भी देखा, उसके बाद जब इसमें कमियां और चीजें नजर आने लगी उल्टी पुल्टी, तो इसका विरोध किया। तो एक जर्नलिस्ट जो है, वो जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक आम आदमी भी है, और उसको इन दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ उठाना चाहिए कि एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी आप बैस्ड ना हो, सही तरीके से चीजों को दिखाएं, और एक आम इंसान के तौर पर भी आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। 2 बजे शिफ्ट खत्म करके मैं क्यों जाती थी, ड्रेस चेंज करके, पट्टा जो गले का हमारे चैनल का होता है वो उतार के जाती थी, एक आम आदमी बन के, कि अब मैं वहां एक सेवा कर रही हूँ, देश सेवा, जिसको कि उम्मीद है कि देश में कुछ बदलाव होने के लिए एक आंदोलन चल रहा है, उसमें शरीक होकर के मैं इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने देश के लिए कुछ भी सही, कुछ भी किया है, मतलब 1% ही सही, कुछ तो किया है। तो वो चीजें हैं। अब तो आम लोगों का तो खैर, आम लोग ही रहते हैं, लेकिन उनकी सोच बदलती है। बहुत सारी चीजें उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है, पॉलिटिशियंस करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी एक पार्टी का मैं नाम नहीं ले रही, सभी के साथ ये है कि सब कहीं ना कहीं से जनता के दिमाग को वॉश करने की कोशिश करते हैं और जर्नलिस्ट को खरीदने बेचने की कोशिश करते हैं।
ये नहीं जो बिका उसको मार देने की भी कोशिश की जाती है, मारे भी जाते हैं। अपने देश में भी सैकड़ों जर्नलिस्ट हर साल मारे जाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। और 2014 से एग्जैक्ट ये चेंज नहीं आया है, उसके पहले से ये जो मैं बता रही हूँ अन्ना आंदोलन के समय की बात बता रही हूँ, यानी कि यूपीए पार्ट 2 के समय से ही मैं चेंजेस देख रही हूँ कि इन सब में चेंजेस, और 2 पार्ट में 2 धरे में बंटने वाली बात जो है वो तभी से स्टार्ट हो गई थी। अच्छा है। एक्चुअली मैम आज की डेट में हम देखते हैं कि सोसाइटी में बच्चे को, अभी मैंने एक पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लिया था पंकज पाठक, जब चुनाव का दौर था, तो वो मैं किसी यूट्यूब चैनल के लिए लिया था। मैंने उससे पूछा था जो बच्चे गरीब होते हैं, जो रेड लाइट ट्रैफिक पे हम देखते हैं, तो उनको लेकर सरकार क्या काम कर रही है या विपक्ष क्या विद्रोह कर रहा है। जो उन्होंने जवाब दिया वो कहा कि हम हमारी सरकार आएगी तो करेगी, और हर सरकार का यही जवाब है। और जो ये सरकार है, मैंने शहजाद पूनावाला से भी बात की थी इस बारे में, उन्होंने भी कहा था कि हम इस पे काम कर रहे हैं। तो क्या आप एक जर्नलिस्ट, क्योंकि आपने 15 साल इस पे नज़र बनाए रखी है, आप बारीकी से, मेरे से ज़्यादा बारीकी से आप देखते हैं, तो क्या सरकार इन पे भी काम करती है या सिर्फ कोई भी सरकार हो? देखिए, आंकड़ों में, कागजों पर तो हर सरकार बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जो एक स्तर होना चाहिए काम का, वो पिछले 70-72 जितने भी साल हो गए, उतने साल में वो तेजी और वो वास्तव में उनके लिए सोच वो नजर नहीं आई। मैं हर गवर्नमेंट को उसके लिए बोल रही हूँ, चाहे वो यूपीए की अभी की हो, पहले की कांग्रेस की सरकारें हो, या अभी की एनडीए गवर्नमेंट हो, किसी की भी बात आप कर लीजिए। लेकिन आंकड़ों पर और कागजों पर सिर्फ काम दिखा देने से कि हमने इतने लाख बच्चों के लिए इतना कुपोषण हटाने के लिए ये किया, उनकी शिक्षा के लिए ये किया, उनको कपड़े दिए, उनको साइकिल दिए, न जाने क्या क्या, लेकिन वो जब धरातल पर चीज आपको नजर ना आए, आपने ये भिक्षावृत्ति जो है उसके उन्मूलन के लिए आपने बोल दिया कि हाँ हमने ये काम किया, एक आंकड़ा पेश कर दिया, लेकिन जब तक वो चीज, अगर आपके देश में एक भी बच्चा भीख मांग रहा है, तब तक कि आपका वो काम अधूरा है। और अभी तो एक तो छोड़ दीजिए, आप किसी मेले में चले जाइए, स्टेशन पे चले जाइए, मजार पे चले जाइए, कहीं भी मंदिर के बाहर आप चले जाइए, गुरुद्वारे के बाहर चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपको हकीकत नजर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और नए एंकर्स या पॉलिटिशियन के साथ। जब तक के लिए देखते लिए द उपाध्याय अमर। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि बहुत मेहनत लगी आज। थैंक यू मैम। थैंक यू। अब